हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि मात्र 5 दिनों में आपके संपूर्ण फिजिक्स की तैयारी हमने कराने का आपसे प्रॉमिस किया था। तो आज का ये 5वां दिन है। इससे पहले के 4 दिनों में हमने 4 वीडियो अपलोड किया है और 4 वीडियो अपलोड करके हमने आपके 12 चैप्टर 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, 4 ही दिनों में। यदि आपने नहीं देखा, इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 1-1 घंटे के हैं, मतलब 4 घंटे का वीडियो है 4। उसको आप देख लेंगे तो मैं कह सकता हूं 100% 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आप ये 5 जो वीडियो है अगर आप देख लेते हैं, 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर उसका 70% भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जितना हमने बताया उसमें तैयार कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप 70 to 80% आप ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं। देखिए, चैप्टर हमारा अंतिम ही है, जो है 13 और 14। ये 2 चैप्टर अंतिम चैप्टर है जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। अब मैं यही बात कह दूं कि देखिए, हम केवल वही प्रश्न कराएंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मैं कह सकता हूं 100 में 99% या 95% पूछने के चांसेस हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को यहां पे कराया जाएगा। मैं यही कहूंगा, सब्र रखिएगा, सब्र के साथ पढ़ाई कीजिएगा। सभी सीरियस होकर हम पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक को समझते हुए जाइएगा। देखिए, हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स बीबीआई क्वेश्चन, जिसका हमने पहला इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ले लिया है कि अर्धचालक क्या है। किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। 2019 में, 20 में, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है, 24 में चांसेस है पूछने का। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे कह रहा है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो हम अर्धचालक इस प्रकार हेडिंग देंगे। ठीक है, अब अर्धचालक किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा कोई पदार्थ, अब ध्यान से समझेंगे इसका परिभाषा। ऐसा कोई पदार्थ मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसकी जो चालकता होती है वो चालकों से कम होती है परंतु अचालकों से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं। हमने क्या आपसे कहा, हमने केवल यही बात कहा ना कि ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, ऐसा पदार्थ जिसकी ऐसा पदार्थ जिसकी जो चालकता होती है, चालकता जो होती है वो 2 बातों हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता जो होती है वो चालकों से क्या होती है, कम होती है, परंतु जो अचालक हैं, अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आपको आ गया होगा। ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, तो उस प्रकार के पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं। देखिए, मैं पूरा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें पढ़ना ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, हमने केवल यही बात कहा कि ऐसा पदार्थ जिसकी जो चालकता होती है वो चालकों से तो कम होती है परंतु अचालकों से अधिक होती है, तो उस प्रकार के पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परिभाषा पर मेन फोकस करके याद कर लीजिए, परिभाषा ही पूछा जाता है। मैं यही बात यहां पे लिख दे रहा हूं कि ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों
से अधिक होती है, चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। बात आप समझ के होंगे। हमने क्या बताया कि ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का परिभाषा समझ गए हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट सिंपल सा एक ही एग्जाम्पल पूछा है, आप याद रखिएगा, जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अर्धचालक का। तो मैं आशा करता हूं कि पहला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 नंबर में पूछा जाता है, ये हमारा कंफर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो 5 नंबर वाले टॉपिक हैं और लगभग मैं कह सकता हूँ हर साल पूछे ही जाते हैं, तो उन टॉपिक को हम कवर कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, हर वर्षों में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, 5 नंबर वाला ये टॉपिक है। कह रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए चालक, अचालक और अर्धचालकों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि ऊर्जा बैंड कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है, लिखा है कि क्रिस्टलीय संरचना के दौरान कह रहा है कि अणुओं के पास आने पर बने न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं आया? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब एक ठोस पदार्थ ही है। तो जब कोई ठोस पदार्थ आपस में जब बनता है तो वही कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय संरचना के दौरान, कोई भी क्रिस्टल है वो अपना संरचना के दौरान जब वो बनता है तो उसकी संरचना के दौरान जब अणु बहुत सारे पास आते हैं तो उस समय पर जहाँ पे क्या गया ना कि अणुओं के पास आने पर जो बने न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को, जो बहुत ही कम ऊर्जा स्तर में जो बनने वाले अणुओं का समूह होता है उसी को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्रिस्टलीय संरचना के दौरान, मतलब जब एक क्रिस्टल बन रहा होता है, क्रिस्टल की संरचना, उस समय पर अणुओं के पास आने पर बने न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि जब बहुत सारे अणु, जब एक क्रिस्टल की संरचना बन रही होती है तो बहुत सारे अणु आपस में पास आते हैं, और जब पास आते हैं, मिलते हैं, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का एक समूह बनता है। मतलब बहुत ही कम ऊर्जा स्तरों का एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है। किसका? अणुओं का। ठीक है, और उसी को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने लिखा है ऊर्जा बैंडों के आधार पर। अब देखिए हमने चालक सबसे पहले पढ़ लेना है, फिर से अचालक पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है चालक। तो देखिए चालक में हमने क्या लिखा है, चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं। चालक जो पदार्थ है वो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये नाम याद रखेंगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। किसका मान? वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, क्योंकि चालन बैंड, ठीक है, चालक बैंड संयोजी बैंड ढका हुआ होता है। मतलब चालक बैंड को संयोजी बैंड ढका हुआ होता है, इसलिए बाहर से संयोजी बैंड को ऊर्जा देते हैं तो संयोजी बैंडों के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और उसी पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं,
चालक कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूं इसमें, ठीक है, बट आपको समझ में आएगा, ठीक है, सब्र रखिएगा। देखिए कहा ये जा रहा है ना, जैसे मैं थोड़ा सा आपको फिगर से समझाऊं तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, ठीक, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसको ये है, मैं अदर कलर से लिख दे रहा हूँ, इसे हम कहते हैं EC, इसे हम प्रदर्शित करते हैं EG, इसे प्रदर्शित करते हैं EV। अब आप कहेंगे ये सब क्या है, तो देखिए जो EC है ना वो चालन बेंड है, ये क्या है, ये है वर्जित बेंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बेंड भी आप कह सकते हैं। और ये क्या है, ये है संयोजी बेंड, समझ रहे हैं। तो EC क्या है, चालन बेंड है, EG क्या है, वर्जित बेंड है, EV क्या है, संयोजी बेंड है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि चालक, जो चालक होता है, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। जिसमें ये वर्जित बेंड है ना, तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो EG का मान है वो 0 होता है, ठीक है। पहली बात समझ गए। उसका कह रहा है क्योंकि चालन जो बेंड होता है, चालक बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चालक बेंड है इसको जो संयोजी बेंड है वो ढका हुआ होता है। इस प्रकार अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो इस प्रकार जो चालक बेंड है वो संयोजी बेंड को इस प्रकार ढका हुआ होता है, ठीक है। ये जो संयोजी बेंड EC है ना, मतलब जो संयोजी बेंड है ये वाला, ये चालन बेंड को भी ढका हुआ आता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल को भी ढका हुआ होता है। तो वही कह रहा है क्योंकि चालक बेंड को, चालन बेंड को, ठीक है, चालक नहीं, चालन बेंड को, ठीक है, क्योंकि चालन बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है, इसलिए बाहर से संयोजी बेंड को ऊर्जा देते हैं। इसीलिए जो ये संयोजी बेंड है ना, इसको बाहर से जब हम ऊर्जा देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, तो संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बेंड में पहुंच जाते हैं। मतलब जब हम इस जो चालन बेंड है, इस जो संयोजी बेंड है, इसमें हम बाहर से जब हम एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये अप करके इसमें आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात, आप समझ रहे होंगे। तो वही बात कहा जा रहा है कि संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चालन बेंड में आ जाते हैं, जिसके कारण जब आ जाते हैं यहाँ पे, तो जिसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा और उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए चालक के अंदर का ये सब बात आपको बताया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है तथा चालक बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है, ठीक है, ढका हुआ होता है। तब संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उस पदार्थ को ही हम चालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दिमाग में आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि क्या हमें बोलना है और कौन सी प्रक्रिया हो रही है। थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे यही समझना है, एक बार और सुन लीजिए। सिंपल में कह रहे हैं कि चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि जो चालन बेंड है वो संयोजी चालक बेंड को संयोजिक बेंड ढका हुआ होता है, ठीक है। तब संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी को मतलब उस पदार्थ को ही हम चालक कहते हैं। मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो आप इसको लिखकर उसके बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाना अनिवार्य है। दूसरा आता है विद्युत रोधीय या इसे हम अचालक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होती है और उस पदार्थ को ही हम विद्युत रोधीय कहते हैं या अचालक कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझ जाइए फिर से यहाँ पे भी। देखिए सबसे पहली बात, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? EC है, ठीक है। ये क्या है? EG है और ये क्या है? EB है। ये क्या है? चालक बेंड है, ठीक है। ये चालक बेंड है। ये है संयोजी नहीं, वर्जित बेंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? ये है संयोजी बेंड, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे है ये चालक बेंड है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है जो EG और EB क्या है? संयोजी बेंड है। यहाँ पे केवल यही बात बताया गया ना कि यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक या सबसे अधिक होती है। देख रहे हैं इन दोनों की तुलना में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, तो वही बात कहा जा रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई सबसे अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी, जब संयोजी बेंड है यहाँ पे, इसको हम बाहर से जो क्या करते हैं, हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। जब इसको बाहर से हम एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो जो संयोजी बेंड के, इस संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, यहीं पे रह जाते हैं। समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी ऊर्जा की इसकी चौड़ाई अधिक हो गई है, जिसके कारण हम बाहर से संयोजी बेंड को ऊर्जा दे रहे हैं, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ये चालक बेंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब नहीं पहुंच पाएंगे तो विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो नहीं होगा, जिसके कारण मतलब आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। तो आप क्या परिभाषा कहेंगे? तो आप यही कहेंगे, आप सिंपल में कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधीय या अचालक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अचालक
हमने चालक देख लिया, अर्धचालक देख लिया, अचालक देख लिया। तो इतना आप लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और कुछ टॉपिक हैं उनको भी हम कवर कराएंगे। 5 नंबर वाला ये टॉपिक है जो इसके बाद हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और लगभग ये देख रहे हैं हर वर्षों में पूछा जा रहा है। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, फिर से 22 में, फिर से 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 15 से लेकर 23 तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम समझ लेते हैं। 5 नंबर वाला टॉपिक है। मैं सोच रहा था कि इसको अंत में बता दूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बट फिर से मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं आसानी से, मुझे लगता है कि आसान शब्दों का प्रयोग किया है, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैं किताबी भाषा का यूज मतलब उतना ही करता हूँ जितना हो सके, इतना नहीं कर देता कि जितने में समझ ही में ना आए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आएगा। हार्ड तो टॉपिक होते हैं बट समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनति अवस्था में परिपथ खींचिए, चित्र खींचिए। मतलब पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति अवस्था में परिपथ चित्र खींचिए। कहीं क्या कह दिया है कि अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनति की परिपथों की व्याख्या कीजिए। बहुत तरीके से घुमा कर पूछता है, एक ही तरीके से क्वेश्चन ये नहीं पूछता। मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब अग्र अभिनति किसे कहते हैं और उत्क्रम अभिनति किसे कहते हैं, ये आपको बताना है चित्र के साथ। समझते हैं। सबसे पहली बात, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति कह रहा है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पीएन संधि डायोड की अभिनति किसे कहते हैं। अभिनति समझेंगे तभी तो हम समझेंगे अग्र अभिनत क्या होता है। तो अभिनति समझ लेते हैं। वही बात लिखा है, पीएन संधि डायोड की अभिनति। अब पीएन संधि डायोड की अभिनति क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ देने के तरीके को पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। मतलब सिंपल में यही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मैं यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि ये एक पीएन संधि है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये समझ पी प्रकार का अर्धचालक है, इधर एन प्रकार का एक अर्धचालक है। तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक आपस में जब जुड़ते हैं तो उसे ही तो पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो जब पीएन संधि डायोड को क्या कहा गया, किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए, एक विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ हमने जोड़ दिया, तो जब पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे ही हम पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। समझ में आ गया है ना। पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने के तरीके को ही हम पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने केवल फिगर से आपको बता दिया कि क्या मतलब है। मतलब पीएन संधि डायोड को सिंपल में एक विद्युत वाहक बल जैसे सेल के साथ जोड़ देना है, जोड़ देने की जो तरीके हैं उसे हम पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। ठीक है, यह अभिनति ना कहकर दिसीक भी कह सकता है। क्या कहेगा, दिसीक, वो भी बात एक ही है। सबसे पहली बात, पीएन संधि डायोड की अभिनति हमने समझ लिया। उसके बाद हमने लिखा है पीएन संधि डायोड की अभिनति के प्रकार। पीएन संधि डायोड की अभिनति के 2 प्रकार होते हैं। अब वही होता है, एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है उत्क्रम अभिनति। पहले हम अग्र अभिनति को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया अग्र अभिनति, या इसे अग्र दिसीक भी कहेंगे। दिसीक कहे या अभिनति कहे, दोनों बात एक ही है। देखिए अग्र अभिनति में क्या कहते हैं, सिंपल में यहाँ पे अग्र अभिनति किसे कहते हैं। तो देखिए, एक ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये एन प्रकार का अर्धचालक है।
हम इतनी बात जानते हैं, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें कोटि होता है, ठीक है, कोट होता है, मतलब जीरो होल होता है, होल हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए ना। तो पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, मतलब अगर टोटल कहें तो पी एन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि किसी पीएन संधि डायोड में, किसी पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम पीएन संधि डायोड की, उसे पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं या अग्रदिशी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या बताया, किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को या पी प्रकार के अर्धचालक को सेल के धन टर्मिनल तथा एन प्रकार के अर्धचालक को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो उस अभिनति को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए ये जो बड़ा वाला डंडा है ना, इसे हम धन, ये धन टर्मिनल होता है, जो छोटा वाला होता है वो ऋणात्मक प्लेट होता है। इतनी बात हम जानते हैं। अब वही बात हमने लिखा है, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। समझ गए ना। हमने क्या बताया, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल और एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसे हम पीएन संधि डायोड क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्क्रम अभिनति या पश्च दिशिक भी हम इसे कहते हैं। समझिएगा, यहाँ पे सिंपल में यही बात बताया गया कि पीएन संधि डायोड में पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उस अभिनति को पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनति कहते हैं। सिंपल सा है, जस्ट इसमें धन से जोड़ा गया है पी को, इसमें पी को ऋण से जोड़ दिया गया है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो उस अभिनति को पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनति कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में एक एक पॉइंट्स आपको आ गया होगा। देखिए एक एक बात लिखने के बाद ये दोनों फिगर आपको बनाना अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 नंबर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 3 हमने टॉपिक कराया है, जिसमें हमने पहला जो कराया वो 2 नंबर वाला था, उसके बाद 2 और हमने कराया है, ठीक है, जो 5-5 नंबर वाले लगभग टॉपिक हैं। तो इतनी बात समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी को हम कवर कराएंगे, ठीक है। और अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट, लगभग 1 से 2 हम इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले टॉपिक बताएंगे जो इसी तरीके से हर वर्षों में पूछे जाते हैं। तो उसको तैयार करना है आपको, कैसे आप उसको तैयार करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो भी हम आपको अंत में ही बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 हमने प्रश्न ले लिया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, 3 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाला टॉपिक नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जाहिर सी बात है 5 नंबर वाले कितने टॉपिक पूछेंगे, कितने पूछे जाते हैं आपके 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 20 नंबर का। उसके अलावा तो सब 2 और 3 नंबर वाले ही प्रश्न होते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये भी हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, चौथा हमारा क्वेश्चन,
जो है कि बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। देखिए बंधन ऊर्जा कहे या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहे, दोनों बात एक ही है, इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्या बात बताया गया, जब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, मतलब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाया जाता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ध्यान से समझेंगे। देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है ना, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे हम इतनी बात जानते हैं कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, इतनी बात हम जानते हैं। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सही बात है। और ये जो नाभिक है, यहाँ पे जो ये नाभिक आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला हिस्सा जो नाभिक है, इस नाभिक में क्या होते हैं, इस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही ये नाभिक बनाते हैं, ये बात आप जानते हैं ना। तो मान लेते हैं कि एक नाभिक है, तो अगर ये एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, तो इस परमाणु का अगर नाभिक का हम मान लेते हैं ऐसे वजन किया गया, तो मान लेते हैं 15 आया, ठीक है, 15 ग्राम आ गया, ठीक है। सिंपल वे में मैं आपको समझाने का केवल प्रयास कर रहा हूं, 15 ग्राम आ गया। बट क्या हुआ कि जब ऐसे नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक था उस समय पर जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, तो उसमें क्या हुआ 15 ग्राम है। बट क्या किया गया, फिर से एक प्रयोग किया गया, उसमें क्या किया गया कि पहले इसमें के जितने प्रोटॉन थे, पहले एक प्रोटॉन को पूरे जो ये प्रोटॉन है टोटल प्रोटॉन को लिया गया, और फिर से टोटल ये न्यूट्रॉन को लिया गया, और इन दोनों को मिलाकर एक नाभिक बनाया गया। एक क्या बनाया गया, नाभिक बनाया गया। तो ये जो नाभिक बनाया गया ना, इसका द्रव्यमान में कुछ कमी आ गया। कमी का मतलब कि ये 14 ग्राम हो गया। ये बताइए, ये तो 15 ग्राम था, यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ये 15 ग्राम था, ठीक है। अब बाद में हमने अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जब हमने उतने ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लिया और आपस में मिलाकर नाभिक बनाया, तो उस समय पर उसका द्रव्यमान 14 ग्राम आ गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वो ऊर्जा, वो कहाँ पर, 1 ग्राम जो है वो कहाँ पर बाहर गया, ठीक है, वो द्रव्यमान कहाँ पे गया। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान, जो आइंस्टीन है वो बताते हैं कि वो जो गया है वो क्या है, वो ऊर्जा के रूप में एक मुक्त हो गया है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल रहे थे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक जो है ना, एक की जो कमी हुई है वो ऊर्जा में क्या हो गया है, मुक्त हो गया है, ऊर्जा में वो खपत हो गया है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में वो निकल गया है। बात समझ में आ गया। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाया जाता है, तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यही ना है, डेल EB = mc², ठीक है, यही तो है इसका नाभिकीय बंधन ऊर्जा, E = mc², जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। एक बार और सुनना चाहें, सुन लीजिए। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार वह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। पहली बात समझ में आ गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, 2014, 17, 18, 20 और 22 2014, 17, 22 और 23 में पूछा गया है।
नाभिकीय संलयन। देखिए यहाँ पे कहा गया जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व वाले नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सिंपल में समझे ना, तो जब दो हल्के हल्के नाभिक, जब दो हल्के हल्के, ये क्या है, नाभिक है, ठीक है, जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सिंपल में अगर यहां से नहीं बोलना चाहें तो ये कह दीजिएगा जब दो हल्के हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन क्या है, 15, 17, 23 में पूछा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है जब दो भारी नाभिक सॉरी दो नहीं, जब एक भारी नाभिक, ठीक है, जब एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं तो वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखिए नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और जस्ट इसमें इसके विपरीत होता है नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा नाभिक है वो दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, उसे नाभिकीय विखंडन कहेंगे। समझ रहे हैं ना, इसमें एक बड़ा नाभिक है और ये क्या हो रहा है, ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जा रहा है। बात समझ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों चीजें अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही आपको तत्पर पूछा था तो इतना आप बता देंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम एक और टॉपिक है जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बार पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करा लेते हैं। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे लगभग 2 या 3 इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम कवर कराते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। ये हमारा आज के इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है। इसको समझने के पश्चात हम 2 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जिसको आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे आप, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। 14, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 लगातार ये पूछा गया है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हालांकि ये सभी कुछ हमने बहुत ही पहले पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं होता है, समझेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। समस्थानिक समझ लेते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, हमने लिखा है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, समस्थानिक कहते हैं। देखिए जैसे 1 हीलियम का 1 2 4 ऐसे हम लिखते हैं ना, हीलियम का देखिए नीचे जो ये 2 लिखा है ये है परमाणु क्रमांक, ये जो ऊपर लिखा है परमाणु भार। इतनी बात आप समझते हैं ना, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होगा परंतु परमाणु जो द्रव्यमान होगा या परमाणु भार वो अलग अलग होगा। वही ने कहा गया है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे 1H1, 1H2, 1H3। देखिए यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसे प्रोटियम कहते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 इसके समस्थानिक हैं। देख रहे हैं इन सभी में परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान सभी का अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वही हम कह रहे हैं कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कार्बन 612 और दूसरा कार्बन 614, तो ये भी दो इसके समस्थानिक हो जाएंगे। और भी आप दे सकते हैं, ठीक है, मोस्टली एक या दो भी दे देंगे, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये गोला मैंने इसी प्रकार पाया है, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि गोला आपको कर देना है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। ईटी से आप कर देंगे। आगे दूसरा संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उसे हम संभारिक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक भिन्न का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक भिन्न का मतलब है कि जैसे इसका एग्जांपल से मैं अगर उसको समझाऊं तो जैसे आर्गान है, आर्गान 1840, फिर से जो पोटेशियम है 1940 और कैल्शियम है Ca इसका 20 और 40। देखिए यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिया है। अगर आप तीनों को अच्छे से देखते हैं तो इनमें आपको कॉमन चीजें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार भी कहते हैं। नीचे वाला परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं ना कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। देख रहे हैं इसका 18 19 से 20 है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है 40 40 40, तो ऐसे तत्वों को ही संभारिक कहते हैं। वही लिखा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है, संभारिक कहते हैं। तीसरे पर आते हैं। तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे इसके एग्जांपल से मैं समझाऊं, यही थोड़ा सा हार्ड टॉप पड़ता है। जैसे क्लोरीन हो गया 1737, जैसे आर्गान हो गया 1838 और जैसे पोटेशियम हो गया 1939। देखिए इसमें यहाँ पे यही बात बताया गया हमें कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। देख रहे हैं इसका 17 18 19 है, ऊपर भी 37 38 39 है, तो परमाणु क्रमांक भी समान नहीं है, अलग अलग है, और परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग है। तो वही कहा जा रहा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है, तो उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इन सभी तत्वों का न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। आप कहेंगे कैसे? क्या सिंपल से मतलब है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, पता करना है, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो अगर क्लोरीन का हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो 37 में से 17 को घटा देंगे। 37 में से 17 को घटाते हैं तो कितना आता है? 0 2 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉनों, क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या है 20। अगर इसमें देखते हैं आर्गान में, तो आर्गान में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर देखें तो ऊपर में से नीचे वाले को घटाएंगे, 38 माइनस 18, तो इसमें भी 20 आ जाएगा। पोटेशियम का अगर देखते हैं के का, तो 39 माइनस 19 कर देंगे, इसका भी 20 आएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों तत्वों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या 20-20 आ रही है। तो वही कहा जा रहा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उस तत्व को ही हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, वो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए, मेरा लक्ष्य है, मैं ज़्यादा जो स्टूडेंट तेज है मैं उनके लिए नहीं हूँ, मैं उनके लिए खासकर पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ ना, जो थोड़ा सा उनको परिभाषा रटने में समझ में नहीं आता, उनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है। जो 50 के लेवल है वो उसको 70-80 दिला देना है, ये बड़ी बात होती है और यही मैं करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 2 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है, मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहला है पीएन संधि डायोड के प्रयोग से अर्ध तरंग दृष्टि कार्य, ये आपको पहले टॉपिक तैयार करना है। और दूसरा है पीएन संधि डायोड के प्रयोग से पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। ये 2 टॉपिक आपको अनिवार्य है करना। हर बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक कोई पूछता ही पूछता है, कंफर्म है, हर सेट में इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा। इसलिए मैं कहूँगा दोनों तैयार कर लीजिएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैं आशा करता हूँ ये आप तैयार कर लेंगे। लिखेंगे पीएन संधि डायोड के प्रयोग से अर्ध तरंग दृष्टि कार्य ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों का लिंक हम दे देंगे, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके सभी की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा 5 यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, 90+ आप लेकर आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा। तो आपका 3 बार हमने दोहरा दिया है पूरे फिजिक्स का। और यदि आप चाहते हैं कि एक पर्सनली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए जिसमें संपूर्ण किताब के जितने मतलब हम कह सकते हैं VBI प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में कल आएंगे ही आएंगे, उनको बता दिया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर वीडियो लाइए। केवल आप लिखिएगा फिजिक्स अंतिम वीडियो लाइए, इतना ही आप लिख देंगे, आपको लिए वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। सुबह में ही प्रोवाइड करें, बट कल सुबह में ही प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट